मैंने तो बस शुरू किया और बस अल्लाह ताला ने शायद मुझे यहीं से नवाजना था। डे टाइम पर मैं स्टडी करती थी और इवनिंग में जो है मैं किसी हेल्थ वर्कर के साथ जाकर काम करती थी। मुझे फ़र्स्ट जो मिले थे पैसे वो 250 रुपीज़ मिले थे, एक कैंपेन था। फिर 6 मंथ मैंने बिज़नेस भी अपना कंटिन्यू किया और मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू की। जिस दिन हमारी रेगुलराइजेशन हो रही थी उस दिन मैं जाकर अपना रिज़ाइन लेटर दे आई थी। मैंने क्योंकि फ़ैसला कर लिया था कि मैंने अब आगे निकलना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। इन्होंने कमेंट किया कि हमें तो सुबह उठ जाए तो हमें जराब नहीं मिलती इनको इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल गया। मैंने जो है वो 15,000 से स्टार्ट लिया था। पहली मेरी सेल 25,000 की हुई थी। कल को कोई और बुशरा बनी हो, और मुझे ये भी पता है कि हर घर में एक बुशरा है। कॉन्फिडेंस उनको चाहिए, खुद को निखारने के लिए उनको ज़रूरत है। अभी रात को ही मैं निकाल रही थी, मेरी 2.5 करोड़ की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट गई है। अगर आप लोगों पे बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आप लोगों ने खुद बनाना है। तो मेरी शुरू से ये एक सोच थी कि मैंने अपनी गाड़ी खुद लेनी है, मैंने घर खुद लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार दानिश डेली धरती के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये एक ऐसी बाहिम्मत खातून की है। ये है पोलियो वर्कर, जिसकी गाड़ी आज बहुत महंगी उसमें इंजॉय करी। पूछते हैं उनसे कि ये कैसे सिस्टम शुरू हुआ, कब से, कहाँ से गाड़ी ली, घर इतना प्यारा वीआईपी कहाँ से बनाया। पोलियो वर्कर आमतौर पे तो तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन ये इतना कुछ आया कहाँ से, ये सक्सेसफुल की कहानी क्या है। चलते हैं उनके घर की तरफ, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हम इस वक्त वो पोलियो वर्कर जो लोगों को घर घर कतरे पिलाने जाती थी, आज हम उनके घर आए हैं और उनसे पूछते हैं ये स्टोरी क्या है, कहाँ से इतना पैसा आ गया। स्टोरी कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला, वो कहते हैं पासा पलटने में टाइम नहीं लगता। जी, तो बड़े खुश मिजाज और अल्लाह का बड़ा करम हुआ आप पे। मुझे बताइए कहाँ से इतना पैसा और क्या क्या सोचा था? नहीं सोचा तो मैंने कुछ भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि काम इस तरह से चल पड़ेगा, रनिंग में आएगा। मैंने तो बस शुरू किया और बस अल्लाह ताला ने शायद मुझे यहीं से नवाजना था। जो मेरे माइंड में अचानक से आइडिया आया और मैंने उसको क्रिएट किया, उसको लॉन्च किया, और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, और फीडबैक बहुत अच्छे हमें आए लोगों का। थी एक कस्टमर थी, दुबई से थी, उनका तो बिल्कुल ही बाल उतर चुके थे। उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, उन्होंने मुझे दिया। ये बताएं कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपकी? घर घर जाके पोलियो के कतरे टिकटॉक करना, बच्चों को पिलाना, बच्चों को रुलाना, बेसिकली जो बात होती है वो रुलाना, और अब आप के घर में खुद इंटरव्यूज़ करने के लिए, आपको रुलाने के लिए आ रहे हैं। ये कहाँ से शुरू किया, मतलब क्या प्लान था, क्या सिस्टम था ये? नहीं, प्लान कुछ भी नहीं था, सब कुछ सडनली हुआ है। और पहले मैं एज ए वॉलंटियर काम करती थी, तो अगर अब अभी से जो है तकरीबन 15 साल पहले जाए ना, तो पोलियो की चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। मतलब एक एरिया दे देते थे कि हेल्थ वर्कर को कि ये करना है, और वो चाहे डे में करे, इवनिंग में करे, तो वो उन पर होता था। तो मैं डे टाइम पर मैं स्टडी करती थी, और इवनिंग में जो है मैं किसी हेल्थ वर्कर के साथ जाकर काम करती थी। मेरी खाला थी, वो हेल्थ वर्कर थी, तो उनके साथ मैं जाके ये करती थी। मुझे फ़र्स्ट जो मिले थे पैसे वो 250 रुपीज़ मिले थे, एक कैंपेन के, 7 डेज़ की कैंपेन थी। तो फिर 3 साल मैंने वॉलंटियर काम किया, फिर उसके बाद जॉब होगी। ये डेंगू उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन हुआ था, और डेंगू में क्योंकि उनको वैकेंसी आई हुई थी, और जब आप काम करते हैं 3 साल तक तो ताल्लुकात आप कितने अच्छे हो जाते हैं। मैं बहुत यंग थी और छोटी थी, तो इसलिए जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रायोरिटी पे रखा था कि बच्ची काम करने वाली है और मेहनती है। उन्होंने फिर मुझे जो है वो जॉब में हायर करवाया। मेरी डेंगू की जॉब हुई, 5 साल मैंने जॉब की, और लास्ट के जो 6 मंथ थे ना, तो मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। फिर 6 मंथ मैंने बिज़नेस भी अपना कंटिन्यू किया और मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू की। और जब फिर मेरी बस होगी, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस आने लग गया था बिज़नेस की तरफ से, और दोनों चीज़ें मेरे से मैनेज करना मुश्किल था, क्योंकि मैंने पूरा 1 साल अपने घर पे ही सारा सिस्टम रखा था। ऑर्डर्स बुक करना, पैक करना, उनकी प्रोडक्ट्स को रेडी करना, पैकिंग करना, तो वो फिर मेरे लिए चीज़ें बहुत टफ हो गई थी कि मैं सोती नहीं थी सारी रात, सारा दिन जॉब पे, सारी रात मैंने जो है वो काम करते रहना, सुबह उठ के सुबह फिर जॉब पे चले जाना, तो मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। फिर मैंने जो है वो जॉब रिज़ाइन कर दी थी। जिस दिन हमारी रेगुलराइजेशन हो रही थी उस दिन मैं जाकर अपना रिज़ाइन लेटर दे आई थी, और जो थे हमारे डीडीओ साहब वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि नहीं, कितने साल आपने काम किया है। तो फिर भी उन्होंने 1 महीना उन्होंने कहा था सोच लो आप, तो मैं 1 माह के लिए इसको रख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप आके इसको कंटिन्यू कर लें। जिनको
सरकारी जॉब है उनकी शादी जल्दी हो जाती है। एग्जैक्टली और सरकारी जॉब के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो मुझे ना इवन के वो नाराज़ भी हुए कि आपको जो है वो फ्री में ये जॉब मिली थी ना, इसलिए आप इसको वैल्यू नहीं करी और छोड़ के जा रहे हो। तो लेकिन मैंने क्योंकि फ़ैसला कर लिया था कि मैंने अब आगे निकलना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। ये आइडिया किसने दिया था? मेरी दोस्त थी, उसने मुझे कहा था, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब पे काम करती थी, तो वो किसी ने नीचे कमेंट किया कि जब खाने का कुछ नहीं था तो फिर चीज़ें कहाँ से लाती थी। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी फैल गई हुई है कि हर बंदा जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट निकाल रहा होता है। जी शाम में पोलियो कैसे होता है, अगर कुछ था नहीं खाने को तो चीज़ें कहाँ से आती थी, और इतना पैसा अचानक से। एक ने कमेंट किया कि हमें तो सुबह उठ जाए तो हमें जराब नहीं मिलती इनको इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल गया। ये बताएं कि आपको एक सुना रही थी कि आपके घर में कितने पैसों से स्टार्ट? मैंने जो है वो 15,000 से स्टार्ट लिया था, और 7,000 मेरे अपने थे क्योंकि मेरी एक कमेटी निकली हुई थी, उसके पैसे बचे हुए थे। 3,000 मैंने एक कुलिक से लिए, 5,000 मैंने एक कुलिक से लिए, तो 15,000 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। 15,000 में से कितना मुनाफा है? वो 15,000 से मेरे ख्याल से पहली मेरी सेल 25,000 की हुई थी। 25,000 लिया, अगेन प्रोडक्ट्स बना लिए, क्योंकि मेरे पास वही 15,000 था। आगे मेरे पास कोई वो नहीं था ना कि मैंने वो कोई ज़मीन बेच दी, कोई कुछ बेच दिया। तो वो जैसे पैसे आ रहे थे मैं वैसे ही वो लगाती जा रही थी। फिर मेरी जो सबसे बड़ी जो मेरा चेक लगा था ना, वो लगा था 66 का, और वो उस टाइम पे क्योंकि बड़ी थी और हमें शौक़ बहुत था कुर्बानी का, तो वो मैंने जो है पैसे उठाकर कुर्बानी करती थी। कब शौक़ शुरू हुआ कि भी मुझे अब सोशल मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ देने? सबसे पहले किसने इंटरव्यू किया और क्या सोचा कि अब मैं अब इंटरव्यू दूँ लोगों? अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं वैसे रहती, क्योंकि फिर आपका फोकस जो है अपने काम से हटता है। तो मेरा फोकस अपने काम पर ही था। तो ज़ोफ़ी शाह मेरी कवल आफ्ताब के साथ हमारी कैंपेन थी, उसमें क्योंकि मैंने भी डोनेशन की थी। अब मैं ये भी बता दूं मैंने डोनेशन की थी, अब लोग कहेंगे इतना कमा रही हो तो गरीबों को नहीं दे रही। तो ज़ोफ़ी शाह के साथ काफ़ी अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो भी एंकर थी। उन्होंने फिर मुझसे पूछा बुशरा आपने कैसे स्टार्ट किया। जब मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई तो वो बहुत इंस्पायर हुई। उन्होंने कहा आपकी स्टोरी तो जो है वो आइडियल स्टोरी है, आपको तो इंटरव्यूज़ होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव को देखते हैं या नेगेटिव को? अच्छा, सिर्फ एक वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अप्रिशिएट कर। तो वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। आज मेरे पास है तो मैंने कभी भी नहीं ये कहा, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास जो भी है वो टेम्परेरी है। हो सकता है कल को मेरे पास ना हो, कल को कोई और बुशरा बनी हो। और मुझे ये भी पता है कि हर घर में एक बुशरा है। जस्ट बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस उनको चाहिए, ख़ुद को निखारने के लिए उनको ज़रूरत है। मैं अपनी स्टोरीज इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई आज बहुत दुखी है, बहुत गरीबी में जा रहा है, तो वो ये ना सोचे कि शायद अल्लाह ताला ने सारे दुख मुझे ही दे दिए हैं, मुझे चुन लिया दुख के लिए। वो ये सोचे कि अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो हो सकता है कल को उसकी ज़िंदगी बदल जाए। दुख सारी ज़िंदगी नहीं रहने। तो जब आपके पास पैसा आता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो ऑफ कोर्स आपको ड्रेसिंग भी चेंज करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर अगर कोई थक्कर सी शलवार कमीज़ पहन के बैठ जाऊँ तो यही लोग होंगे जो कहेंगे इतना पैसा कमा रही हो तो खुद पे क्यों नहीं लगा रही, तुम एक अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। तो आपको जो है वो माहौल के मुताबिक आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। मेरे वार्डरोब में इस टाइम मॉडर्न ड्रेसिंग से लेके ईस्टर्न अबाया तक भी रखे हुए हैं। अभी जब हम लोग कहीं पे मैं उम्रा करने गई थी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अबाया में थे हम लोग। तो मैं गाँव जाऊँ तो मैं शलवार कमीज़ में जाती हूँ, शलवार कमीज़ दुपट्टा, क्योंकि मामू मुझे पता है, मामू ने मुझे कहना है कि तुम सीओ होगी तो घर में होगी। बहुत ज़्यादा दिन में क्वेश्चन है, मुझे बोलने नहीं दे रही क्योंकि मेरे दिन में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किस महीने में और कितनी अर्निंग कर? मेरे जब ये इस साल में है, मैंने अभी ये टैक्स फाइल जमा करवाना है तो मुझसे मेरे लॉयर पूछ रहे थे इतना कैसे करना है मैनेज। तो मैंने कहा कमाया तो टैक्स भी देंगे। तो इस साल की जो मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, मैंने रात को जब वो सारा मैंने किया है, अभी रात को ही मैं निकाल रही थी, मेरी 2.5 करोड़ की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट गई है इस साल की। और नैब वालों को फ़ोन पहले लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने टैक्स पे कर रही हूँ। मुझे मेरी सिस्टर कह रही थी अब नैब वाले आ जाएंगे, बल्कि वो किसी ने कमेंट में किया था कि अब तो आपके घर में नैब का छापा पड़ा ही पड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अपने टैक्स सारे दे रही हूँ, मैं प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रही हूँ, मैं अपने इनकम टैक्स भी पे कर रही हूँ। घर कितने का? ये वाला घर मैंने 1 करोड़ 70 लाख का लिया था, लेकिन अभी जो करंट वैल्यू है 3 करोड़ 20 लाख। गाड़ी मैंने ली थी 42 की और अभी वो 53 की हो। 53 की बढ़ गई है, मुबारक हो। ये बताए आईफोन रखा हुआ है, इतने टिकटॉकर से मिले हुए हैं, क्यों किस टिकटॉकर से ज़्यादा इंस्पायर हुई आप? कवल आफ्ताब से। कवल आफ्ताब बहुत अच्छी है, सहरा याद बहुत अच्छी है। फील्ड में से है डोली फैशन और दूसरी क्या कहते हैं उसको, उसके साथ ही रहती है।
अच्छा, मैंने ना कभी नहीं ये देखा कि कौन सा ब्रांड क्या कर रहा है। मुझसे अक्सर जब कोई आए ना, कोई ब्रांड से कांटेक्ट करें या शिपमेंट से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स वाले, वो पूछते हैं कि जी आपका टारगेट कौन सा ब्रांड है, आप किस ब्रांड को फॉलो करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं IQ को ही फॉलो करती हूँ कि IQ ये है तो मुझे इसको और ऊपर लेके जाना है। तो मुझे ये नहीं है कि मैंने उससे आगे निकलना, मुझे ये है कि मैंने अपनी खुद के ब्रांड की एक पहचान बनानी है। मैं जब रोड से गुजर रही होती हूँ, मैं वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स देख रही होती हूँ, तो मुझे होता है मैं अपने साथ जो भी हो, मैं उसको कहती हूँ एक दिन इंशाल्लाह यहाँ पे IQ का बैनर नज़र आना है। हमारे कैमरा में इनके सर पे बाल नहीं है, इनको क्या गिफ्ट करना? इनको मैं हेयर सीरम गिफ्ट करूँगी। कल भी जो लोग आए थे उनको भी मैंने प्रोडक्ट्स गिफ्ट करने, तो वो भूल के उनको भी मैंने भिजवाने हैं। ये याद रखिएगा, कोई मांगना नहीं है किसी। जी, तो हम आए हैं बुशरा मैम के ऑफिस में, उनकी लोकेशन देखते हैं। बड़े खूबसूरत बड़ा VIP ऑफिस बनाया हुआ है। जी मैम आएँ, ज़रा दिखाएँ हमें। तो ये उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे बैठती हैं और लाखों में बताए करोड़ों कमा रही है। पूछते हैं, अच्छा बुशरा मैम सबसे पहले ये मुझे बताएं कि जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं। ये डिफरेंट शोज़ और सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स हैं। ये मेरी निदा की शो पे पिक्चर थी, ये मेरी 2nd एनिवर्सरी थी ब्रांड की, तो ये हमने शो पे जाके सेलिब्रेट की थी। तो ये प्रोडक्ट्स हैं IQ नेम के से, ये आपके डैड हैं? जी ये मेरे पापा हैं। मैंने IQ स्टार्ट ही इनके नेम से किया था। IQ मीन्स इकबाल। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके बनाए हुए हैं? जी ये सारी हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है, और इनमें ये जो सीरम्स हैं जितने भी, ये सारी मेरी खुद की फॉर्मुलेशन है। और बाकी जो मास्क और ये फेशियल वगैरह ये हम मैन्युफैक्चर करवा। IQ के नाम से क्या सोच के रखा क्या? मतलब मुझे क्योंकि अपने बाबा के नाम से ही करना था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इकबाल को मैं किस तरह से करूं कि वो यूनिक भी लगे और मेरा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। तो फिर हमने जो है वो IQ वो मैंने रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा वो हो गया है कि हम अगर प्रमोशन ना करवाएं, 5 माह 6 माह कोई प्रमोशन ना करवाएं, तो हमारी एक अच्छी इनकम आ जाती है, एक जनरेट हो जाती है। और हम जब कोई प्रोडक्ट नहीं वो लॉन्च करते हैं ना, तो उस पर हमें बहुत अच्छा फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं IQ ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स पे। लास्ट में कहना चाहती है लोगों को जो आपकी मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहे हैं उनको लास्ट में? मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों पे बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आप लोगों ने खुद बनाना है। कभी भी आपको बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह खुद लाल कर लें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। आप चाहे अपने में खुद ही बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे की जर्नी है, अब लोग आके कह रहे हैं ये फ़ेक है, ये फ़ेक है, लेकिन जिस बंदे पे बीती होती है वो जानता होता है। तो किसी को फ़ेक कहने से, किसी की दिलाजारी करने से बेहतर है आप ये क्यों नहीं देखते कि इस बंदी ने अगर कमाया, अगर ये 22 साल की लड़की इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप खुद को मोटिवेट करें, खुद को निखारें कि नहीं हमने भी करना है। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पोलियो वर्कर जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको मोटिवेट कर रही है, आपके मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है, इस वजह से आपके सामने आ रही है और अपनी कहानी बता रही है। इनको पॉजिटिव कमेंट करें, ना कि नेगेटिव की तरफ लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा सोचेंगे इनके बारे में और अच्छे कमेंट्स हमारे में आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपकी तरफ पहुंचती रहे। मुझे वकार दानिश को डेली धरती के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।